प्रश्न क्रमांक है 1455। सती प्रथा का अवलेखीय साक्ष्य कहाँ से मिलता है? ऐरण अभिलेख से, भीतरी अभिलेख से, जूनागढ़ अभिलेख से, देवगांव अभिलेख से। तो सती प्रथा का अवलेखीय साक्ष्य कहाँ से मिलता है आपको? वो मिलता है ऐरण अभिलेख से। अगला प्रश्न 1456। गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों को क्रम से लगाएं। तो क्रम से बताना है, सबसे पहले कौन है इसमें। तो गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? वो की थी आपके श्रीगुप्त ने। श्रीगुप्त ने। तो गुप्त वंश की स्थापना हुई थी श्रीगुप्त के द्वारा। श्रीगुप्त का पुत्र कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। और चंद्रगुप्त का पुत्र कौन था? समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त का पुत्र कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। हालांकि इनके और भी पुत्र थे समुद्रगुप्त के, लेकिन सबसे जो ज़्यादा योग्य था वो था चंद्रगुप्त द्वितीय। ऐसे चंद्रगुप्त के भी अलग पुत्र थे, है ना। तो ये उनके योग्य पुत्र थे। तो इस प्रकार आगे भी क्रम चलता रहा है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कौन था। तो सबसे पहले थे आपके चंद्रगुप्त प्रथम प्रश्न के अनुसार। उससे पहले तो श्रीगुप्त हो चुके हैं, फिर समुद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त, उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय हो गए, कुमारगुप्त, फिर इसके बाद स्कंदगुप्त। तो आपका ऑप्शन नंबर होगा ए। 1 2 3 4 5। तो ये आपके क्रम से ही लगे हैं। अगला प्रश्न, भारत में दार्शनिक विचार के इतिहास के संबंध में सांख्य संप्रदाय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, सांख्य पुनर्जन्म या आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है। नंबर 2, सांख्य की मान्यता है कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है, ना कि कोई ब्रह्म बाह्य प्रभाव अथवा कारक। तो उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो आपका क्या है आपके कथन? सांख्य पुनर्जन्म या आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता। 2, सांख्य की मान्यता है कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है, ना कि कोई बाह्य प्रभाव अथवा कारक। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा? आपका ऑप्शन नंबर होगा केवल 2, यानी कि 1 आपका गलत है, 2 आपका सही है। तो सांख्य पुनर्जन्म में आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता, ये बात आपकी गलत है, ठीक है। लेकिन दूसरा कथन आपका सही है कि सांख्य की मान्यता है कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है, ना कि कोई बाह्य प्रभाव अथवा कारक। अगला प्रश्न 1458। निम्न में किसने अपने बारबरा गुफा अवलेख में अपने पिता को सामंत चूड़ामणि के नाम से उद्धृत किया है? भानगा ने, प्रवरसेन ने, प्रभाकर वर्धन ने, अनंत वर्मन ने। तो प्रश्न क्या है? किसने अपने बारबरा गुफा अवलेख में अपने पिता को सामंत चूड़ामणि के नाम से उद्धृत किया है? तो वो कौन था? वह था आपका अंतरवर्मन, अनंत वर्मन, है ना। तो अपने बार गुफा अवलेख में अपने पिता को सामंत चूड़ामणि के नाम से उद्धृत किसने किया था? अनंत वर्मन ने। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन एक अवलेख लोह स्तंभ पर पाया गया है? महरौली प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति, ऐरन प्रशस्ति, जूनागढ़ प्रशस्ति। तो प्रश्न क्या है? कौन एक अवलेख लोह स्तंभ पर पाया गया है? तो वह कौन सा अवलेख है आपका? वह है ए, महरौली प्रशस्ति। अगला प्रश्न 1460। किस अवलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था? तो अशोक का गिरनार अवलेख से, कलिंग अवलेख से, रुद्रदामन का जूनागढ़ अवलेख से, या अशोक का सोपरा अवलेख से? अशोक का सोपरा अवलेख से। तो आपका प्रश्न क्या है? किस अवलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था? तो वह किस अवलेख में है? वह है आपका नंबर सी, रुद्रदामन का जूनागढ़ अवलेख। अगला प्रश्न है 1461। निम्नलिखित साहित्य की सारंधी पुस्तकों में से कौन गुप्त काल में लिखी गई थी? तो अमरकोश, कामसूत्र, मेघदूत, मुद्रा राचन। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो आपको बताना कूट कौन सा सही है। तो प्रश्न क्या है? निम्नलिखित साहित्य की सारंधी पुस्तकों में से कौन गुप्त काल में लिखी गई थी? जो गुप्त काल में लिखी गई वो आपको पुस्तक है
बताना है कि कौन कौन सी पुस्तक गुप्त काल में लिखी गई थी। तो वो लिखी गई थी 1, 2, 3, 4, ऑप्शन नंबर डी। तो आपकी अमरकोश भी लिखी गई गुप्त काल में, कामसूत्र भी गुप्त काल में लिखी गई, मेघदूत भी और मुद्रा राक्षस भी। तो ये आपकी चारों पुस्तक कब लिखी गई? ये आपकी लिखी गई गुप्त काल में। अमरकोश, कामसूत्र, मेघदूत, मुद्रा राक्षस। तो आपका ऑप्शन नंबर हो गया डी। अगला प्रश्न 1462, भारतीय इतिहास में गुप्त काल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नंबर ए, महिलाओं की स्थिति को पुनः परिभाषित किया गया, वे औपचारिक शिक्षा की हकदार थीं और इसी कारण से उस काल में महिलाएं शिक्षक, दार्शनिक एवं डॉक्टर थीं। समय पूर्व विवाह कानून द्वारा निषेध था तथा उन्हें संपत्ति का अधिकार था। बी क्या है? संस्कृत भाषा एवं साहित्य सदियों के विकास के पश्चात शाही संरक्षण के माध्यम से वहां पहुंचा, जिसे सांधीय प्रकृति के एक स्तर के रूप में वर्णित किया गया है। तो और भी ऑप्शन है इसमें। सी ऑप्शन, पुजारियों एवं मंदिरों को प्रशासनिक एवं वित्तीय निरापदाताओं के साथ साथ भूमि तथा गांव के बढ़े हुए अधिक अनुदान दिए जाने से प्रशासनिक सत्ता का विकेंद्रीकरण प्रभावित था। नंबर डी, भूमि अनुदानों ने भारत में कृषि दासता के उद्भव का तथा सामंती विकासों का रास्ता खोला, जिसके परिणाम स्वरूप कृषक वर्ग में निराशा हुई। तो आपका प्रश्न क्या है? भारतीय इतिहास में गुप्त काल के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? वह नहीं है आपका ए, महिलाओं की स्थिति को पुनः परिभाषित किया गया, वे औपचारिक शिक्षा की हकदार थीं और इसी कारण से उस काल में महिलाएं शिक्षक, दार्शनिक एवं डॉक्टर थीं। समय पूर्व विवाह कानून द्वारा निषेध था तथा उन्हें संपत्ति का अधिकार था। तो ये कथन आपका गलत है। दूसरा आपका सही है। कौन सा? संस्कृत भाषा एवं साहित्य सदियों के विकास के पश्चात शाही संरक्षण के माध्यम से वहाँ पहुँचा, जिसे सारंधीय प्रकृति के एक स्तर के रूप में वर्णित किया गया है। सी, पुजारियों एवं मंदिरों को प्रशासनिक एवं वित्तीय निरापदाताओं के साथ साथ भूमि तथा गांव के बढ़े हुए अधिक अनुदान दिए जाने से प्रशासनिक सत्ता का विकेंद्रीकरण प्रभावित था। नंबर डी, भूमि अनुदानों ने भारत में कृषि दासता के उद्भव का तथा सामंती विकासों का रास्ता खोला, जिसके परिणाम स्वरूप कृषक वर्ग में निराशा हुई। तो ये आपके तीनों सही हैं, बी, सी, डी, लेकिन ए आपका गलत था। अगला प्रश्न, गुप्त काल के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? नंबर ए, विष्णु पुराण के एक उद्धरण में निर्दिष्ट है कि प्रयाग तक गंगा से लगे सभी भूभागों पर गुप्त वंश का आधिपत्य था। बी, इस काल में बलात् श्रम विशिष्ट पहले की तुलना में अधिक प्रचलित हुआ। सी, महरौली शिलालेख यह इंगित करता है कि चंद्रगुप्त बंगाल में शत्रुओं के राज्य संघ के विरुद्ध लड़ा था और उसने पंजाब में भी एक अभियान का नेतृत्व किया था। डी, सौराष्ट्र गुप्त साम्राज्य का हिस्सा नहीं था। तो 1463 का ऑप्शन क्या है आपका? वह है डी, सौराष्ट्र गुप्त साम्राज्य का हिस्सा नहीं था। तो प्रश्न क्या है आपका? एक बार देख लीजिए 1463, गुप्त काल के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो डी आपका सही नहीं है। ये क्या क्या सही है? विष्णु पुराण के एक उद्धरण में निर्दिष्ट है कि प्रयाग तक गंगा से लगे सभी भूभागों पर गुप्त वंश का आधिपत्य था। तो ये बात सही है आपकी। बी, इस काल में बलात् श्रम विशिष्ट पहले की तुलना में अधिक प्रचलित था, है ना? ये भी सही है आपकी। महरौली शिलालेख यह इंगित करता है कि चंद्रगुप्त बंगाल में शत्रुओं के राज्य संघ के विरुद्ध लड़ा था और उसने पंजाब में भी एक अभियान का नेतृत्व किया था। तो ये भी आपके तीनों सही है, लेकिन डी आपका सही नहीं है कि सौराष्ट्र भी गुप्त साम्राज्य में मिला लिया गया था। तो इसमें क्या लिखा है? सौराष्ट्र गुप्त साम्राज्य का हिस्सा नहीं था। अगला प्रश्न, गुप्त राजवंश के शासनकाल के दौरान समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उस समय सती प्रथा किसी स्त्री का उसके पति की चिता के साथ दाह अविदित थी। 2, उस समय पान चबाना लोक प्रचलित था। तो उपरोक्त कथनों से कौन से सही हैं? तो प्रश्न क्या है? गुप्त राजवंश के शासनकाल के दौरान समाज के संदर्भ में
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बताना आपको कौन से इसमें सही है। तो आपके सही है केवल 2। उस समय 5 चबाना लोक प्रचलित था। ये सही नहीं है कि उस समय सती प्रथा किसी स्त्री का उसके पति की चिता के साथ दाह अविदित थी। तो ये बात आपकी सही नहीं है। लेकिन उस समय 5 चबाना लोक प्रचलित था, ये बात आपकी सही है। अगला प्रश्न, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सामंती व्यवस्था का या के अनिवार्य तत्व हैं। नंबर 1, अत्यंत सशक्त केंद्रीय राजनीतिक सत्ता और अत्यंत दुर्बल प्रांतीय अथवा स्थानीय राजनीतिक सत्ता। नंबर 2, भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय। नंबर 3, सामान तथा उसके आधिपत्य के बीच स्वामी दास संबंध का बनना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो आपको बताना है इसमें कौन सा सही है 1465 का। तो आपके सही हैं 2 एवं 3। तो प्रश्न क्या है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सामंती व्यवस्था के अनिवार्य तत्व है। नंबर 1, अत्यंत सशक्त केंद्रीय राजनीतिक सत्ता और अत्यंत दुर्बल प्रांतीय अथवा स्थानीय राजनीतिक सत्ता। क्या वह सही है? नहीं है। 2, भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय, ये सही है। सामंत तथा उसके आधिपत्य के बीच स्वामी दास संबंध का बनना, ये भी सही है। तो आपके 2-3 सही है, एक आपका सही नहीं है। अनिवार्य तत्व थे आपके। अगला प्रश्न 1466, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है शुंग काल से, मौर्य काल से, कुषाण काल से, गुप्त काल से। तो ये किस काल से है? गुप्त काल से। तो जो भूमि को स्पर्श मुद्रा थी किसकी? बुद्ध की। तो सारनाथ में थी बुद्ध मूर्ति, वो किस काल से संबंधित है? गुप्त काल से। अगला प्रश्न, सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कालांकित है गुप्त काल से, कुषाण काल से, वर्धन काल से, राजपूत काल से। तो सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा किससे कालांकित है? गुप्त काल में इसका निर्माण हुआ था। अगला प्रश्न 1467, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1-2 को मिलान करना है। कुमारगुप्त प्रथम महादेवी कुबेर नामा, चंद्रगुप्त प्रथम महादेवी कुमार देवी, चंद्रगुप्त द्वितीय महादेवी अनंत देवी। तो आपको मिलान करना है इसमें कौन से सही है। तो कुमारगुप्त प्रथम से कौन संबंधित है? वो है आपके महादेवी अनंत देवी, है ना। कुमारगुप्त से प्रथम से कौन संबंधित थी? महादेवी अनंत देवी। दूसरा चंद्रगुप्त प्रथम, तो चंद्रगुप्त प्रथम से कौन संबंधित है? महादेवी कुमार देवी। और चंद्रगुप्त द्वितीय से कौन संबंधित है? महादेवी कुबेर नमा। तो कुमारगुप्त प्रथम से कौन संबंधित है? महादेवी अनंत देवी, है ना। और ये हो गया कुमारगुप्त प्रथम से कौन हो गई? महादेवी अनंत देवी। और चंद्रगुप्त प्रथम से कौन हो गई? महादेवी कुमार देवी। और सी चंद्रगुप्त द्वितीय से कौन संबंधित हो गई? महादेवी कुबेर नमा। तो इसमें ऑप्शन होगा आपका एक और जोड़ लीजिए, सी 3, 2, 1 जी। अगला प्रश्न, निम्न को सुमेलित कीजिए। देवपुत्र किसे कहा जाता है? गोलमिक, कुल्यवाप, आहार। तो देवपुत्र किसे कहा जाता है? वह कहा जाता है आपको राजकीय उपाधि। तो देवपुत्र किसका संबंध थी? तो वो थी आपकी राजकीय उपाधि। ए का 3। और गौल में किसे कहा जाता? राज्य कर्मचारी को। गौल में किसे कहा जाता? राज्य कर्मचारी को। और कुल्यवाप किसे कहा जाता? भूमि मापक इकाई को। और आहार किसे कहा जाता? प्रशासकीय इकाई को। तो देवपुत्र किससे संबंधित था? देवपुत्र किसे कहा जाता था? वो कहा जाता था राजकीय उपाधि को। क्या कहा जाता था? देवपुत्र। ग्वाल्मीक को क्या कहा जाता था? राज्य कर्मचारी। और कुल्यवाप को क्या कहा जाता था? भूमि मापक इकाई। और आहार को क्या कहा जाता था? प्रशासनिक इकाई। तो आपका ऑप्शन नंबर है ए।
अगला प्रश्न, गुप्त सम्राट स्वयं के लिए देवी अधिकारों का दावा करते थे। नंबर 2, उनका प्रशासन नितांत केंद्रीकृत था। 3, उन्होंने भूमिदान की परंपरा को विस्तारित किया। तो कूटों के आधार पर आपको चयन करना है। तो प्रश्न क्या था, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। ठीक है, ये आपने तीनों पढ़ लिए कि गुप्त सम्राट स्वयं के लिए देवी अधिकारों का दावा करते थे। नंबर 2, उनका प्रशासन नितांत केंद्रीकृत था। उन्होंने भूमिदान की परंपरा को विस्तारित किया था। तो आपको बताना इसमें कौन कौन से सही हैं। तो आपके सही हैं 1 एवं 3। ऑप्शन नंबर सी कि गुप्त सम्राट स्वयं के लिए देवी अधिकारों का दावा करते थे और उन्होंने भूमिदान की परंपरा को विस्तारित किया, लेकिन उनका प्रशासन नितांत केंद्रीकृत था। ये बात सही नहीं है। अगला प्रश्न, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? पाल वंश ने, गुप्त वंश ने, राष्ट्रकूट वंश ने, प्रत्यार वंश ने? तो प्रश्न क्या है, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो वे कौन थे? वो थे आपके गुप्त वंश। जो गुप्त वंश ने क्या किया थे, मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे, यानी ग्राम उनको सौंपे थे। अगला प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग है? कुषाण, मौर्य, गुप्त, पाल? तो नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में इसका स्थापना हुई थी? तो हुई थी आपकी गुप्त काल में। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है? शुंग वंश को, मौर्य वंश को, गुप्त वंश को या मगध वंश को? तो प्रश्न क्या है, प्राचीन भारत में किस वंश का शासन स्वर्णकाल कहा जाता था? वह कहा जाता था गुप्त वंश के शासन को क्या कहा जाता था? स्वर्ण युग या स्वर्णकाल। अगला प्रश्न, किस काल में भूमि अनुदान की प्रक्रिया तीव्र हो गई? गुप्त काल में, सातवाहन काल में, गुप्तोत्तर युग में या मौर्य काल में? तो प्रश्न क्या है, किस काल में भूमि अनुदान की प्रक्रिया तीव्र हो गई थी? तो किसमें हो गई थी? वो हो गई थी आपकी नंबर ए, गुप्त काल में। तो गुप्त काल में भूमि अनुदान की प्रक्रिया तीव्र हो गई थी। अगला प्रश्न, पूर्व गुप्त काल में कहापड़ क्या था? विलास की वस्तु थी, एक अधिकारी था, एक सिक्का था या बंदरगाह था? तो प्रश्न क्या है, पूर्व गुप्त काल में कहापड़ क्या था? तो कहापड़ क्या था? तो वह था आपका सी, एक सिक्का था। तो सिक्के को क्या कहा गया है? पूर्व गुप्त काल में कहापड़, है ना। तो कहापड़ एक सिक्का कहलाता था। अगला प्रश्न, कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? कुषाण, मौर्य, गुप्त, शुंग? तो कौन सा राजवंश था जो हूणों के आक्रमण से ज्यादा परेशान हुआ? वह था आपका गुप्त काल, गुप्त युग। अगला प्रश्न, मालवा काल गणना निम्नलिखित में से किस संवत से अभिन्न थी? शक संवत से, विक्रम संवत से, गुप्त संवत से, कली संवत से? तो प्रश्न क्या था, मालवा काल गणना निम्नलिखित में से किस संवत से अभिन्न थी? तो वह थी गुप्त संवत से, है ना। तो मालवा काल गणना किस संवत से अभिन्न थी, यानी अलग थी? तो वो गुप्त संवत से। अगला प्रश्न, 1479, त्रिमूर्ति की अवधारणा का उदय हुआ है? तो किसमें उदय हुआ है? मौर्योत्तर काल में, मौर्य काल में, गुप्त काल में, गुप्तोत्तर काल में? तो प्रश्न क्या है आपका, त्रिमूर्ति की अवधारणा का उदय हुआ है, तो किस काल में उदय हुआ है उसका? वो हुआ आपका गुप्त काल में। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, बाल विवाह की प्रथा आरंभ है? कुषाण काल में, मौर्य काल में, गुप्त काल में, हर्षवर्धन के काल में? तो प्रश्न क्या है, बाल विवाह की प्रथा आरंभ कहाँ से हुई? आरंभ है ना, तो कहाँ से हुई? तो वह हुई थी आपकी गुप्त काल में।